मुझे पता है नर्सिंग करके कोई खुश नहीं होता, सब पछताते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो नहीं करी तो आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें फॉलो करी तो डेफिनेटली नर्सिंग करने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा। शुरू के 1-2 साल हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो ये पॉइंट्स जो है ना, अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना है, किसी कॉपी पे लिख के रखना। आप इसको कभी ना भूलो, क्योंकि ये चीज़ों को रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। इसको फॉलो नहीं किया तो 100% श्योरिटी है कि आप मेरी ये वीडियो के बारे में सोच के एक ना एक दिन जरूर पछताओगे अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया। तो जो मैंने अपने 8 साल की एक्सपीरियंस में सीखा है, मैं आपको ये 8-10 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका गैप। कभी भी अपनी नर्सिंग के बाद अपनी स्टडी खत्म होने के आगे आपको कभी गैप नहीं देना है। गैप इन द सेंस कि आप घर पे बैठे हो, या फिर आप होम केयर में काम कर रहे हो, है ना, या फिर आप किसी छोटे से क्लिनिक में 2, 4, 10, 15, 20 बेड वाले में काम कर रहे हो, तो ये जो आपका है वो गैप ही काउंट होगा। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, चाहे आपकी कोई भी मजबूरी है। अगर आप मैरिड हो, आप फीमेल हो और आपकी शादी हो गई है और आपको जस्ट अपने मतलब थोड़ी बहुत सपोर्टिंग के लिए आप काम कर रहे हो कि आपके घर पे आपके थोड़े पैसे आते रहे, तो आप इस कैटेगरी से बाहर हो। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो और आप अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हो, तो गैप का जो वर्ड है वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने देना है। क्योंकि गैप एक ऐसी चीज है जो आपको कितने साल पीछे ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप आगे जाओगे। ठीक है, तो गैप बिल्कुल नहीं आपका स्टडी के बाद होना चाहिए। तो दूसरी जो चीज है वो है नर्सिंग होम या फिर ओपीडी। कभी इसमें काम नहीं करना है। अगर आपको मैक्स में भी आप जाते हो या फोर्टिस या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, वो आपको बोलते हैं कि आपकी हम ओपीडी में ड्यूटी लगा रहे हैं, बिल्कुल मना कर देना। अगर वो आपको 3000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं और किसी और हॉस्पिटल में आपको आईसीयू मिल रहा है और 3000 कम मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप आईसीयू वाला जो है वही चूज करो। आप ओपीडी चूज मत करो पैसे के पीछे, क्योंकि आपकी ओपीडी का एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो काउंट होगा और आपको बिल्कुल जीरो लेवल की नॉलेज होगी जब आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में 1 या 2 साल के बाद जाओगे। तो मेरे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरा कोर्स लिया था और वो ओपीडी में काम करते थे, और जब मैं उनकी मॉक इंटरव्यू करता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ यार इनको कुछ भी नहीं पता है। मतलब फ्रेशर वाली नॉलेज भी नहीं है उनको 2 साल के बाद भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा है, ओपीडी में बीपी चेक करा है और टेम्परेचर चेक करा है और हार्ट रेट चेक करी है। ये 3 चीजें उनको बाय हार्ट होती है, लेकिन और उनको कुछ नहीं आता। और ये 3 चीजें तो मतलब आजकल कहाँ ही पूछते हैं, है ना। तो इसलिए आपको ओपीडी में काम कभी नहीं करना है। और जो नेक्स्ट गलती हम करते हैं वो है जब हम रजिस्ट्रेशन अपनी रखते हैं अपनी स्टेट की और काम हम कर रहे हैं दूसरी स्टेट में। जैसे आपको मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो है पीएनआरसी की पंजाब की। मैं काम कर रहा हूँ दिल्ली में, तो मैं पिछले 7 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ पंजाब की रजिस्ट्रेशन पे। जब मैंने अपना बाहर के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया तो वहां से क्वेरी क्या लग के आई कि आपकी जब रजिस्ट्रेशन पंजाब की है, रजिस्ट्रेशन आपकी दूसरी स्टेट की है और आप काम कर रहे हो दूसरी स्टेट में, तो वहाँ की आपने डीएनसी क्यों नहीं अप्लाई करी, या आपके पास डीएनसी है नहीं, या आपके पास लाइसेंस ही नहीं है दूसरी स्टेट में काम करने का, तो आप कैसे कर रहे हो। और ये क्वेरी के लिए मुझे जितनी मुश्किलें देखनी पड़ी ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी वो देखो। क्या क्या जुगाड़ करके मैंने अपना काम आगे लेके गया था वो मुझे पता है। तो आप ये गलती कभी मत करना। अब्रॉड में किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन हमेशा वहीं की कराओ यहाँ के आप हो। लोग इसलिए नहीं करवाते हैं कि अगर मैंने दिल्ली की करवा ली तो गवर्नमेंट आएगी तो मैं क्या करूँगी। देखो, पहली चीज तो ये है, अगर आप 100% श्योर हो कि हाँ भाई मैं फर्स्ट गवर्नमेंट ही क्रैक कर ही लूंगा, या आप 1-2 बार फेल हो गए हो, आपने इसलिए नहीं करवा रहे हो कि नहीं इस बार तो मैं कर ही लूंगा, तो क्या श्योरिटी है कि आप कर लोगे, है ना। और इससे अच्छा है अगर आपको यहाँ पे काम करना है, आप डीएनसी उसी टाइम अप्लाई कर दो, आपकी डीएनसी आपके हाथ में आ जाती है। उसके बाद डिप्लोमा और आपके 1, 2, 3 ईयर के सर्टिफिकेट सारे आपके उसी स्टेट के ही रहेंगे, यहाँ पे आपने करी हुई है, वो सारे ओरिजिनल आपके पास रहते हैं, है ना। जब भी आप किसी गवर्नमेंट की जॉब फिल करते हो तो आपको आपकी आरएन चाहिए। ऑब्वियसली वो आरएन आपको फिजिकली तो दिखानी नहीं होती, आपको तो जस्ट उसकी फोटो देनी है ना, ऑनलाइन में सबमिट करनी है। तो वो तो आजकल हमारे पास फोन में हर किसी के पास होती है, आप उसको सबमिट करो। अगर आप अपना पेपर क्लियर कर लेते हो तो आप उसी टाइम अपनी फिर से वापस अपनी स्टेट की रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो, और वो आने में 1 महीना या 2 महीने लगेंगे। डीएनसी कैंसिल हो जाएगी और वो रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप जाओ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, और अगर आपकी क्लियरेंस होगी तो बस हो गया। अगर आपकी नहीं हुई तो आपने डीएनसी भी ना करवाई और आपका एक्सपीरियंस भी कोई मैटर नहीं करेगा, और ये सारी चीजें ना सब बेकार हो जाती है। तो इसलिए अपनी डीएनसी जरूर करवाओ। अगर दिल्ली में काम करना है, यूपी में करना है, यूपी की करवाओ, और गुड़गांव में काम करना है तो हरियाणा की करवाओ, है ना। यहाँ पे भी काम कर रहे हो उसी स्टेट की रजिस्ट्रेशन जरूर करवा के रखो, वो आप ही के लिए फायदेमंद है, ना कि हॉस्पिटल के लिए फायदेमंद होती है। क्योंकि दिक्कत आगे जाके आपको आएगी अगर वहाँ उन्होंने क्वेरी लगा दी और आपके हॉस्पिटल वालों ने बोला नहीं जी हमने तो बोला था डीएनसी करवाने के लिए, यही आपकी अपनी दूसरी स्टेट की रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहा है, हमने तो अलाउ
अलाउ ही नहीं किया, तो वहाँ पे आप फंसोगे, ना कि आपका हॉस्पिटल फंसेगा। तो उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ है ना आपके लिए, वो है अपनी सेविंग। तो देखो, अगर दिल्ली में काम कर रहे हो तो मिनिमम जो मैं बोल रहा हूँ 10,000 आपकी सेविंग होनी चाहिए हर महीने। 10,000 आपका रिकरिंग डिपॉजिट में जाना चाहिए, जो आरडी होती है। जैसे हम एफडी करवाते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट होता है, ऐसे ही एक आरडी होती है जो मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से सैलरी या आपके अकाउंट से जो अमाउंट है वो जाता रहता है। कोई भी आरडी आप करवा सकते हो, 8,000, 10,000, 15,000, 20, 25, जितनी भी आप करवाना चाहो आप करवा सकते हो। आरडी आपको बहुत अच्छा पैसा देगी, ठीक ठाक सा आपको इंटरेस्ट रेट भी दे देगी, है ना। मतलब इंटरेस्ट तो चलो एक साइड पे है, उसको तो आप छोड़ ही दो, ज्यादा मिलता नहीं है, खैर 5-6% मिलता है, बट स्टिल आपके जितने भी पैसे होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं तो आपकी सैलरी से पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इधर से सैलरी आएगी, इधर चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अपनी आरडी जरूर करवा के रखो। एट द एंड 1-2-3 साल बाद जब आपको हॉस्पिटल छोड़ना है, एटलीस्ट आपके पास 6-7 लाख सेविंग होनी चाहिए। नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में आके आपने सेविंग नहीं करी, तो इससे अच्छा है आप अपने यहाँ पे हो वहीं पे काम कर लो। यहाँ पे आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने सारे पैसे उड़ाने हैं, वेस्ट करने हैं, तो दिल्ली में आके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पीएफ। तो पीएफ आपको हमेशा कटवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट पीएफ कटवाने से बहुत डरते हैं कि नहीं जी हमने पीएफ नहीं कटवाना है, पीएफ कैसे पैसे जाते हैं, हर महीने हमारे पैसे कम हो जाएंगे, हमारी सैलरी कम आती है। तो देखो, सैलरी अगर कम आ रही है, पीएफ अगर कम आ रहा है, तो भाई वो आप ही का तो है, कहीं और थोड़ी जा रहा है। अगर आपका हॉस्पिटल भी उतने पैसे डाले जो कि नॉर्मल पीएफ में होता है, तो फिर देखो डबल पैसे होके मिलेंगे। आपने 1 लाख दिया है, आपको 2 लाख मिलने की संभावना है। लेकिन अगर बाई चांस आपका हॉस्पिटल नहीं देता पैसे, है ना, बस आप ही पीएफ दे रहे हो, फिर भी आपने 1 लाख दिया है, एटलीस्ट आपको 1 लाख का कुछ 2, 3, 5, 10,000 तो एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर वो भी नहीं है तो आपका 1 लाख तो मिल ही जाएगा, है ना। तो जब आप हॉस्पिटल छोड़ते हो उस टाइम पे जब आपको एक ही अमाउंट एक ही बार में मिलता है ना, तो अंदर से आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ तो किया है ना। और अगर आपने हॉस्पिटल छोड़ा है, आपके लिए कोई सेविंग नहीं करी है और आप जीरो के साथ ही आए थे, जीरो के साथ ही जा रहे हो, तो आपका फायदा जीरो का जीरो ही है। इससे तो अच्छा है आप अपने घर वालों के पास रहते, कोई छोटा हॉस्पिटल ज्वाइन करते, 5, 10, 8, 15,000 आप हॉस्पिटल में कमाते और अपने घर पे रहते, चैन की नींद, चैन की रोटी तो खाते, है ना। और कुछ बचाया नहीं, वो तो वहां पे भी नहीं बचा रहे हो, यहाँ पे भी नहीं बचा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आईसीयू चूज करना। तो देखो, आईसीयू या फिर कोई भी क्रिटिकल एरिया आप चूज कर सकते हो। हमेशा कोशिश करो, देखो आप मेरे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको आईसीयू की ही रखता हूँ। आईसीयू हो गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, या फिर ओटी हो गया, प्री ऑप हो गया, या सीटीवीएस डिपार्टमेंट हो गया, या न्यूरो आईसीयू हो गया, या कार्डिक आईसीयू हो गया। ये जितने भी है ये सारे क्रिटिकल डिपार्टमेंट है, क्रिटिकल एरियाज डिपार्टमेंट है। तो इनमें आप जाते हो तो बहुत ही अच्छा है। देखो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आईसीयू चूज करो। अगर आपको एक हॉस्पिटल आईसीयू नहीं दे रहा है, दूसरे में चले जाओ, दूसरा नहीं दे रहा, तीसरे में चले जाओ। लेकिन आईसीयू चूज करने के लिए आईसीयू वाली नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको वाइटल साइन नहीं पता, आपको केयर ऑफ बंडल नहीं पता है, आपको कैनुला नहीं पता कहाँ पे लगाते हैं, कौन सी वेन में लगाते हैं, हैंड वॉश नहीं पता है, बैरियर नर्सिंग नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई आईसीयू में रख लेगा। आईसीयू में रखने के लिए आपको आईसीयू की नॉलेज होनी चाहिए। आईसीयू की नॉलेज के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है ऑलरेडी, लेकिन यूट्यूब पे मैं सारी चीजें नहीं डाल सकता हूँ, नहीं डाल पाता हूँ, तो इसीलिए मैंने अपना स्पेशल कोर्स रेडी किया है। तो ये जो कोर्स है ना, ये स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो अपने गोल को लेके बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, नर्सिंग कर ली, अब आगे क्या करना है, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ, कैसे उससे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे अब्रॉड जा सकता हूँ, अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आती है तो आपके लिए मेरा कोर्स नहीं बना है। लेकिन अगर आप अपने करियर को लेके चिंतित हो, या फिर आपको ये है कि मैं कैसे बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू क्लियर करूं, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। मेरे कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमेशा के लिए कोर्स में एनरोल रहते हो। आपके लिए हमेशा फ्री कॉलिंग रहेंगी। अगर आपको कभी भी मेरे साथ बात करनी है फोन पे, आप मेरे साथ बात कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने के लिए पूछना है, किसी कंट्री के बारे में, किसी हॉस्पिटल के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मुझे कभी 1, 2, 3, 4 साल बाद कभी भी कॉल कर सकते हो, जब अगर आप मेरा कोर्स एनरोल करते हो। तो बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप की डिटेल है नीचे, व्हाट्सएप का नंबर है नीचे, आप उससे मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको किसी भी हॉस्पिटल के आईसीयू के लिए, किसी भी हॉस्पिटल के किसी भी क्रिटिकल एरिया के लिए रेडी होना, चाहे सीटीवीएस, चाहे ओटी, चाहे इमरजेंसी डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी, वहाँ के लिए आप रेडी हो सकते हो। मैं आपको विदिन 1 वीक रेडी कर दूंगा। उसके बाद जब आपको आईसीयू की नॉलेज हो जाएगी, अच्छे से 100% नॉलेज हो जाएगी, तभी आपको मैं हॉस्पिटल भेजूंगा। जब मुझे खुद सेटिस्फेक्शन होगी, आपके साथ बार बार मॉक इंटरव्यूज करके मुझे पता चल जाएगा कि अभी आप रेडी हो, तभी मैं आपको हॉस्पिटल में भेजूंगा। उस टाइम पे जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, आईसीयू के आपको अगर वो 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 का आंसर आप करने के लायक हो जाओगे। इतनी चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने
1100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को रेडी कर दिया है और सबके मुझे हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिले हैं। तो इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हो हॉस्पिटल में काम करते हुए, उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। कैसे करना है? अगर मान लो आपने आप मैक्स हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, एक भी दिन अगर आप वेस्ट कर रहे हो वो आपको बहुत ही भारी पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे जहाँ पे पहले थे, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्राइवेट में काम करने लग जाओ तो कभी प्राइवेट के ऊपर नहीं टिकना है आपको। या तो बाहर के लिए अपनी तैयारी करो, या तो OET करो, आईलेट्स करो, PT करो, या अगर अरब कंट्री में जाना चाहते हो तो उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दो, है ना, जैसे भी आपको करना है। उसके बाद अगर आपको बाहर की कंट्री में जाना नहीं है, इंडिया में रहना है, तो एम्स सबसे फर्स्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट आपकी उसके बाद की चॉइस होनी चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम आता है, एम्स का एग्जाम आता है, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आता है, वो सारे आप फिल करते रहो रेगुलर, और उसके लिए आपकी पढ़ाई जो है रेगुलर होनी चाहिए। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि चलो यार अभी 5-6 महीने मजे लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, वो 5-6 महीने के बाद पढ़ाई करने वाला दिन कभी नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि मैंने पिछले 7 सालों 8 सालों में इतने स्टूडेंट देखे हैं अपनी आंखों के सामने जो सोचते हैं कि भाई मैंने 3 साल वेस्ट कर दिए, मेरे से एक भी दिन पढ़ा नहीं गया, अब तो मैं हॉस्पिटल छोड़ ही दूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा। हॉस्पिटल छोड़ने के बाद भी आप नहीं पढ़ पाते हो, इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं। तो इसीलिए हमेशा आपको डे 1 से ही स्टार्ट करना है, कल नहीं करना है, सब कुछ आज ही करना है। ना कल आता है, ना पीछे वाले कल को आप चेंज कर सकते हो, आगे वाले कल को आप जी नहीं सकते हो, आपको आज में ही जीना है और आज ही करना है जो भी करना है, कल को मत देखो, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है 2 घंटे, आपने सोचा ये नहीं कल पढ़ूंगा, आज से अभी पे पढ़ूंगा और 2 घंटे के बाद फिर मैं सोचूंगा कि कहाँ पे घूमने के लिए जाना है, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। बाकी कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे है, मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपको विदिन 7 डेज में रेडी कर दूंगा। 7 डेज में रेडी होकर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, आपको कभी भी कुछ पूछना है आप मेरे से पूछते रहना। आपका मेरे पास नंबर है, मेरा आपके पास नंबर है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है, कुछ भी और पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर अगर किसी और हॉस्पिटल के बारे में सजेशन देनी जिसमें आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं, लेकिन वो हॉस्पिटल 200 बेड से ज्यादा हो, तो उन सब हॉस्पिटल में को मैं जरूर कवर करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।